नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि टीजीटी में जो टीईटी लागू होने जा रहा है उसमें सीटेट मान्य होगा कि नहीं। चूँकि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि टीजीटी की वैकेंसी में टीटी लागू हो सकता है, इसका प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। और ये आप लोगों का कमेंट है कि सीटेट रहेगा तो फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। जो टेट नहीं दिया है बट सीटेट जूनियर और प्राइमरी दोनों पास है वो कर सकता है क्या। तो इसको लेकर के मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूँ कि अगर आप लोगों ने जूनियर वाला सीटेट पास किया है, तो 100% दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। आप लोग पूरी तरीके से वैध रहेंगे। सीटेट या टेट दोनों में से कुछ भी आपने 6 to 8 वाला किया हो, पेपर सेकेंड आपने पास किया हो, तो आप लोग आने वाली नई टीजीटी भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। और हाँ, पीजीटी में कोई बदलाव नहीं है। पीजीटी में केवल बस बदलाव है कि उसमें बीएड लागू है इस बार। बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में ये लग रहा है कि नहीं पीजीटी में कुछ भी नहीं होगा। तो पीजीटी में जो नियमावली 16 सितंबर 2025 को जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में बीएड लागू रहेगा। तो पीजीटी में बस केवल इतना चीज़ें की गई हैं कि उसमें बीएड मांगा जाएगा और टेट नहीं मांगा जाएगा। टेट केवल टीजीटी में रहेगा। और टीजीटी में लगने का कारण ये कि टीजीटी के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 में भी पढ़ाते हैं, 6 से लेकर के 10 तक। यही बैठक में बातचीत हुई थी। तो अगर आपने सीटेट पास किया है और कभी भी पास किया है, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है। चाहे टेट हो चाहे वो सीटेट हो, दोनों कभी भी पास किया हो, चाहे जितना पुराना हो, वो आप मान्य हैं। तो एक तो बात हो टेट को लेकर के। दूसरी बड़ी सूचना है ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती वगैरह की। इसमें लिखा है मामूली मुकदमे के आधार पर पुलिस भर्ती के लिए अयोग्य ठहराना गलत है। छोटी छोटी बातों में ज्वाइनिंग रुक जाती है और आजकल तो इतनी जल्दी एफआईआर हो रही है, एक दूसरे की इतनी जल्दी लोग शिकायत कर दे रहे हैं, पुलिस भी तुरंत मामला दर्ज कर दे रही है। और जो दर्ज करने लायक रहते हैं मामले, उनको दर्ज करती नहीं है जल्दी। और कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन या इस तरीके की कोई बात आई अपनी सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, कुछ भी बोल दिया तो एफआईआर हो गई। और आपको कोई कितना भी ज़्यादा कुचल के चला जाएगा, लेकिन वो जल्दी लिखेंगे नहीं। तो ऐसी छोटी मोटी केस चलते रहते हैं और विद्यार्थियों का जो करियर है वो प्रभावित हो जाता है। तो उसी को लेकर के एक बड़ा ऐतिहासिक आदेश दिया हाईकोर्ट ने, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि केवल आपराधिक मामला दर्ज होने या उसकी जानकारी छिपाने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी या पुलिस सेवा से यांत्रिक तरीके से बाहर नहीं किया जा सकता है। और न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल जनमेश कुमार को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था। जनमेश कुमार का चयन अलीगढ़ से यूपी पुलिस में कांस्टेबल के रूप में हुआ था। चयन उपरांत फिरोजाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने के 20 दिन बाद उसे इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया कि उसने भर्ती के समय अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी। उसके खिलाफ बुलंदशहर के दिवाई थाने में आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज था, जिसमें 19 सितंबर 1997 को दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर अदालत ने उसको बरी भी कर दिया था। अभ्यर्थी का कहना है कि जब मामला दर्ज हुआ था तब वह नाबालिग था। भर्ती फॉर्म भरते समय उससे लंबित मामले की जानकारी भी नहीं थी। तो छोटी छोटी मामलों में जो ज्वाइनिंग रुक जाती है, तो ये इस तरीके के एक आदेश नहीं है, इस तरीके के इसके 25 आदेश हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड चयन जो आयोग हैं ये मानते नहीं है, समझते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। और इसके बाद में एक और बड़ी सूचना है, हाईकोर्ट का ही एक बड़ा आदेश है और लिखा है हिजाब इस्लामिक आस्था का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है। प्रयागराज की छात्रा की ओर से स्कूल में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब हेड स्कार्फ पहन करके प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं रहा है पहले, इसके बिना वह अपने धर्म से बाहर हो जाए। जिसके बिना हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष गैर भेदभाव और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो अपना एक ड्रेस
कोड निर्धारित करते हैं और उसका पालन सभी को करना चाहिए। नहीं तो फिर आज हिजाब है, कल कोई कुछ और पहन के आ जाएगा, परसों कोई कुछ और पहन के आ जाएगा कि वैदिक काल में हम ऐसा पहनते थे पहले, तो हम भी आज भी यही पहन करके आएंगे। और विद्यार्थियों में भी एक असमानता की भावना आ जाएगी अलग अलग चीज़ों को लेकर के। और विद्यालय तो समान भावना विकसित करने के लिए ही विद्यालय संस्थान बनाए गए हैं, केवल पढ़ाई ही मुख्य काम नहीं है विद्यालय। लिखा है कि ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी एक छात्र की याचिका पर दिया। आगे कोर्ट का टिप्पणी भी है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को मिटा करके एक धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और अनुशासित माहौल तैयार करना है। यदि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रों को यूनिफॉर्म में मन मुताबिक बदलाव करने की छूट दी जाएगी तो इससे स्कूल ड्रेस कोड का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा। यदि छात्रा ने प्रयागराज के वो कौन सा छात्र उसके बारे में लिखा हुआ कि याची छात्रा ने अतरसिया के स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेते समय यूनिफॉर्म के साथ में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहन करके पढ़ती रही है, इसलिए उसे छूट मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला है कि मृतक आश्रित भर्ती में शारीरिक दक्षता से छूट। पुलिस में मृतक आश्रित श्रेणी के तहत होने वाली भर्ती की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव होगा। दरोगा व सिपाही के पद पर मृतक आश्रित श्रेणी के तहत भर्ती प्रक्रिया के दौरान आश्रितों को, महिला और पुरुष को, उनकी उम्र के अनुरूप अलग अलग श्रेणी में बांट करके खास छूट प्रदान की जाएगी। निर्धारित दूरी की दौड़ के लिए उम्र के हिसाब से समय सीमा बढ़ाई जाएगी और पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत आवेदन करने वाले आश्रितों की उम्र अलग अलग होती है। आवेदन करने वाले आश्रितों के बीच कई बार उम्र में बड़ा फासला भी होता है और नियम के तहत उनके लिए शारीरिक दक्षता दौड़ पास करना अनिवार्य होता है। उम्र में फासले की वजह से कई अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित समय में दौड़ पूरी करना बेहद कठिन हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर व्यवहारिक रूप से नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे मंगलवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो वैसे भी मेहरबान रहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में ज़्यादातर जो छूट वगैरह देते रहते हैं, चाहे उम्र सीमा में छूट हो, भर्ती में दी गई, दरोगा भर्ती में, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में छूट दी गई, भर्तियां भी खूब की गई, 2-2 दरोगा भर्ती हुई, 3-3 आपकी 4-4 पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई और इस तरीके की छूट। तो लेकिन जिस तरीके से ध्यान मुख्यमंत्री जी यहाँ देते हैं पुलिस विभाग में, उसी तरीके से ध्यान UPSSC की भर्तियों में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में भी दे दें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी दे दें। यहाँ पर भी विद्यार्थी बहुत सारी मांग करते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी कभी सुनते भी नहीं हैं। चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाली बात हो, UPSSC की शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियमित भर्तियों को लेने वाली बात हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में घोटाले, धांधली और मनमानेपन वाली बात। और पुलिस विभाग में कोई भर्ती ना जल्दी फंसती है, ना किसी चीज़ में अटकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ फंसी रहती हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियाँ फंसी रहती हैं, UPSSC की तो फंसी रहती है। अगली सूचना TRE-4 में बदलाव की मांग कर रहे हैं छात्र। उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि 50% प्रश्न GK GS में, 30% प्रश्न बिहार से होंगे। और ये उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा सामान्य अध्ययन, मैंने शुरू से ही कहा था ये गलत बनाया गया। 30 क्वेश्चन जो GS के जोड़े गए हैं, इसमें 15 क्वेश्चन अगर जोड़ने ही थे तो UP स्पेशल के जोड़ना चाहिए था, जिसे UP के विद्यार्थी आराम से कर सकें कि मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में 10 लाखी शहर कितने हैं और बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं। इस तरीके की जो है जानकारियाँ रखनी चाहिए थी, तो वो रखी नहीं और जाने क्या क्या सिलेबस में जोड़ दिया है। और डोमिसाइल भी नहीं लागू कर रहे हैं। डोमिसाइल भी लागू करने की बात बिहार में हो रही है। यहाँ पर देखिए लिखा, राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 के PT सिलेबस में बदलाव होगा। PT के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न पूछे जाएंगे। GK GS के 50% प्रश्न भी शामिल किया जाएगा। GK GS के प्रश्नों में 30% प्रश्न बिहार के रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ना तो छात्र इसके बारे में जागरूक रहते हैं, ना ही यहाँ के भर्ती बोर्ड और आयोग, सब सोते रहते हैं। विज्ञापन से पहले जब जानकारी मिलती है कि टेट लागू हो गया, ये हो गया, तब ये लोग नींद से अपने जगते हैं। और भी ऐसे नहीं लागू होता, उसको भी लागू करवाना पड़ता है। जब विद्यार्थियों ने ज्ञापन वगैरह दिया था तब ये टेट वेट की इनको खबर आई। अगली सूचना है भर्तियों की। तो TRE-4 की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। एम्स जोधपुर से वैकेंसी 190 पदों पर, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकारी चिकित्सा विज्ञान संस्थान से स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 100 पदों पर, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में 68 पदों पर वैकेंसी आई है। 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से 33 पदों पर वैकेंसी है, यहाँ पर आप लोग 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC में वैकेंसी है 22 पदों पर, जूनियर इंजीनियर कंसल्टेंट की, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।